प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज से मैं पंचम अध्याय अधिकार का शुभारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले अधिकार क्या है अथवा अधिकार का क्या अर्थ है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। आधुनिक राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य व्यक्ति को कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होती हैं। राज्य द्वारा दी जाने वाली इन सुविधाओं को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अधिकार कहते हैं। अधिकार समाज द्वारा दी गई व राज्य द्वारा रक्षित वे सुविधाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना बहुमुखी विकास कर सकता है। अधिकार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के दो शब्दों अधि तथा कार से मिलकर हुई है, जिनके क्रमशः अर्थ हैं प्रभुत्व और कार्य। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में अधिकार का आशय उस कार्य से है जिस पर व्यक्ति का प्रभुत्व होता है। बच्चों, अब आपको अधिकार की क्या परिभाषाएं हैं उसके विषय में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं विद्वान बोसांके की। बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्रियान्वित करता है। इसी प्रकार प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक की जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने उच्च स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में अधिकार ऐसी सामाजिक दशाएं हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। वाइल्ड के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांग है। अधिकार की विशिष्टताएं। नंबर 1, अधिकार सामाजिक दशाएं हैं। नंबर 2, अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। नंबर 3, अधिकारों द्वारा ही व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति संभव है। नंबर 4, अधिकारों को समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करता है तथा उनकी रक्षा करता है। इसके पश्चात बच्चों, अधिकार कहाँ से आते हैं अथवा अधिकारों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत क्या है, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। हॉब्स, लॉक, वॉल्टेयर, मिल्टन, टॉमस पेन, ब्लैकस्टोन, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो आदि विद्वानों ने अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन किया है। यह सिद्धांत अति प्राचीन है। इसके अनुसार अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और वे व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग राज्य के उदय के पूर्व से ही करता चला आ रहा है। राज्य इन अधिकारों को ना तो छीन सकता है और ना ही वह इनका जन्मदाता है। टॉमस पेन के मतानुसार प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। इस दृष्टिकोण से अधिकार जन्मजात, असीमित, निरपेक्ष तथा स्वयं सिद्ध हैं। राज्य इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की आलोचना पर हम सभी प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत अनऐतिहासिक है क्योंकि जिस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत इन अधिकारों को प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है वह काल्पनिक है। नंबर 2, ग्रीन का मत है कि समाज से पृथक कोई भी अधिकार संभव नहीं है। नंबर 3, यह सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है जो अनुचित है। नंबर 4, प्राकृतिक अधिकारों में परस्पर विरोधाभास पाया जाता है। नंबर 5, यह सिद्धांत कर्तव्यों के प्रति मौन है जबकि कर्तव्य के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। अब बच्चों, इस प्राकृतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक सिद्धांतों की कमियां होने के बावजूद इसके महत्व को हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका, भारत, रूस, चीन आदि देशों के संविधानों में वर्णित मूल अधिकारों की व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब बच्चों, दूसरा अधिकारों का सिद्धांत है अधिकारों का कानूनी या वैधानिक सिद्धांत।
इस सिद्धांत की प्रवर्तक जेरेमी बेंथम, हॉलैंड, ऑस्टिन आदि विचारक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की इच्छा का परिणाम है और राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता है। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। व्यक्ति राज्य के संरक्षण में रहकर ही अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। राज्य ही कानून द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां की व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सके। राज्य ही अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। जो इस सिद्धांत की आलोचना, नंबर 1, इस सिद्धांत से राज्य की निरंकुशता का समर्थन प्राप्त होता है क्योंकि राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण नहीं करते हैं। नंबर 2, राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। नंबर 3, अधिकारों में स्थायित्व नहीं रहता है। बच्चों, अब इस सिद्धांत का महत्व क्या है? यद्यपि इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की गई है, तथापि इस सिद्धांत में यह सत्य निहित है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो दावे अनिवार्य हैं उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं माना जा सकता जब तक कि उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान न कर दी जाए। तीसरा सिद्धांत है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति प्राचीन रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप हुई है। जिन रीति रिवाजों को समाज स्वीकृति दे देता है वे अधिकार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों में रिची, बर्क आदि के अनुसार अधिकार परंपरागत हैं तथा सतत विकास का परिणाम है। इसके अतिरिक्त इनका आधार ऐतिहासिक है। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में परंपरागत अधिकारों का बहुत अधिक महत्व रहा है। अब इसकी आलोचना, इस सिद्धांत के आलोचकों का मत है कि अधिकारों का आधार केवल रीति रिवाज और परंपराएं नहीं हो सकती क्योंकि कुछ परंपराएं और रीति रिवाज समाज के कल्याण में बाधक होते हैं। अतः इस दृष्टि से यह सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है। इस सिद्धांत का महत्व, इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत की महत्ता इस बात में है कि व्यक्ति के अनेक अधिकार परंपराओं और रीति रिवाजों पर ही आधारित हैं। और बच्चों, नंबर 4 सिद्धांत अधिकारों का समाज कल्याण संबंधी सिद्धांत, इसे कहते हैं। J.S. मिल, जेरेमी बेंथम, डीन, रास्को पाउंड, चेफर लॉस्की आदि ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य उपयोगिता या समाज कल्याण है। प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार अधिकारों का औचित्य उनकी उपयोगिता के आधार पर आंकना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार वे साधन हैं जिनसे समाज का कल्याण होता है। इस सिद्धांत की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिकार समाज की देन है, प्रकृति की नहीं। नंबर 2, अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित है। नंबर 3, व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। नंबर 4, कानून, रीति रिवाज तथा अधिकार सभी का उद्देश्य समाज कल्याण है। बच्चों, अब इस सिद्धांत की आलोचना और महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम आलोचना को लेते हैं। यह सिद्धांत तर्कसंगत और उपयोगी तो है, किंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह सिद्धांत समाज कल्याण की आड़ में राज्य के व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपहरण करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन समीक्षात्मक दृष्टि से यह दोष महत्वहीन है। और बच्चों, महत्व क्या है? इस सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि अधिकार का अस्तित्व समाज कल्याण के लिए होता है और उसका उपयोग भी समाज कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। बच्चों, 5वां सिद्धांत अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकार वे बाहरी साधन और दशाएं हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इस सिद्धांत का समर्थन क्रॉसमैन, हेनरी मैन, T.H. ग्रीन, ब्रैंडले, बोसांके आदि विचारकों ने किया है। आलोचना इस सिद्धांत की। नंबर 1 पॉइंट, यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है क्योंकि व्यक्ति का विकास व्यक्तिगत पहलू है तथा राज्य एवं समाज जैसी संस्थाओं के लिए
यह जानना बहुत कठिन है कि किसके विकास के लिए क्या आवश्यक है। नंबर 2, यह व्यक्ति के हितों पर अधिक बल देता है तथा समाज का स्थान गौण रखता है। नंबर 3, मानव जीवन के विकास की आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, इनका निर्णय कौन करेगा तथा ये किस किस प्रकार प्राप्त होंगी, इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। बच्चों, इस सिद्धांत का महत्व आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना सार्थक नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बाहरी परिस्थितियों पर ही निर्भर होता है। अब बच्चों, पांचों सिद्धांतों को पढ़ाने के बाद अब मन में जिज्ञासा आपके भी उठ रही होगी कि सबसे अच्छा सिद्धांत या सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है। अब इस विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। इन सभी सिद्धांतों में आदर्शवादी सिद्धांत सर्वमान्य और तर्कसंगत है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, अधिकार व्यक्ति की मांग है। नंबर 2, यह मांग समाज द्वारा स्वीकृत होती है। नंबर 3, अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है। नंबर 4, अधिकारों का उद्देश्य समाज का वास्तविक हित है। नंबर 5, अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक साधन है। अधिकारों के प्रकार। बच्चों, अधिकारों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक अधिकार। जो अधिकार प्रकृति द्वारा मिलते हैं वे प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। जॉन लॉक के मतानुसार राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व व्यक्ति प्रकृति के राज्य में रहता था। वहाँ उसने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। नंबर 2, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। इस प्रकार के अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं तथा समाज अपनी नैतिक शक्ति के आधार पर इनकी रक्षा करता है। नंबर 3, मौलिक अधिकार। वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। इन अधिकारों का राज्य के संविधान में वर्णन कर दिया जाता है। न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करती है। नंबर 4, कानूनी अधिकार। वे अधिकार जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है तथा जिनकी रक्षा राज्य के कानूनों द्वारा होती है। कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। कानूनी अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है इसमें सामाजिक अथवा नागरिक अधिकार। नंबर 2 है राजनीतिक अधिकार। नंबर 3 है आर्थिक अधिकार तथा नंबर 4 है राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। अब बच्चों, ये कानूनी अधिकार के जो प्रकार मैंने आपको बताए हैं, इनके बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक अथवा नागरिक अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा सामाजिक जीवन के सभ्य, सुसंस्कृत एवं कुशल संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। राज्य इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला अधिकार आता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार एक प्रारंभिक अधिकार है जिसके बिना ना तो व्यक्ति और ना ही समाज सुरक्षित रह सकता है। जीवन के अधिकार में आत्मरक्षा की स्वतंत्रता भी निहित है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा हेतु हमलावर पर घातक वार कर सकता है। नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की सीमाओं में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु की भांति होता है तथा नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है तथा इस अधिकार के उपभोग हेतु वाचनालय, पुस्तकालय तथा संग्रहालयों आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जाती है। नंबर 4 प्रकार है परिवार का अधिकार। मनुष्य जाति को बनाए रखने के लिए परिवार का अधिकार परम आवश्यक है।
व्यक्ति अपनी इच्छानुसार विवाह कर सकता है तथा बच्चों को जन्म दे सकता है। इस अधिकार का प्रयोग सिर्फ समाज के कल्याण हेतु ही किया जाए, इसलिए सरकार विवाह, तलाक, पत्नियों की संख्या तथा परिवार के सदस्यों में संपत्ति का विभाजन संबंधी कानून बना देती है। नंबर 5, संघ निर्माण का अधिकार। मानव अपने जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन निर्मित करता है तथा राज्य उसके इस अधिकार को मान्यता देता है। समझौते का अधिकार। राज्य व्यक्ति को अन्य नागरिकों के साथ संबंध स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इससे व्यक्ति के परस्पर संबंध दृढ़ होते हैं तथा उनकी अनेक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। नंबर 7, आवागमन का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की सीमा के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। नंबर 8, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अत्यधिक महत्व है। इसे लोकतंत्र का मुख्य आधार भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक राज्य में राज्य की नीति का आधार जनसाधारण की इच्छा होनी चाहिए, परंतु राज्य जनसाधारण की इच्छा को तभी कार्य रूप दे सकता है जबकि वह उसे निर्भीक रूप से अभिव्यक्त करे। नंबर 9, समानता का अधिकार। इस अधिकार का अभिप्राय है कि सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय समानता की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अन्य मनुष्यों के समान सम्मान एवं महत्व प्राप्त होना चाहिए। व्यक्ति के मध्य धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान तथा धन इत्यादि के आधार पर अंतर नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 10, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्रीय राज्यों में व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात किसी भी धर्म में आस्था रखने, उसका प्रचार करने तथा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद एवं चर्च इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता। नंबर 11, न्याय प्राप्त करने का अधिकार। गरीब एवं निर्बल लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए न्याय प्राप्ति के अधिकारों का प्रबंध किया जाता है। यदि मानव को यह अधिकार न दिए जाएं, तो उसके अनेक अधिकार व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए संविधान द्वारा न्यायालयों में जाने तथा न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। नंबर 2 प्रकार है राजनीतिक अधिकार। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में राजनीतिक अधिकारों का आशय उन व्यवस्थाओं से है जिनमें नागरिकों को शासन के कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत पहला अधिकार है मत देने का अधिकार। लोकतंत्र शासन का यह प्रमुख अधिकार है। आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें राज्य के नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन कर संसद और विधानमंडल में भेजते हैं। नंबर 2, निर्वाचित होने का अधिकार। इस अधिकार का अभिप्राय है कि निर्धारित योग्यताएं रखने वाला प्रत्येक वयस्क नागरिक संसद, विधानमंडल अथवा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की सदस्यता के लिए चुनाव में भाग ले सकता है तथा विजयी होने पर निर्वाचित हो सकता है। नंबर 3, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। राज्य के समस्त सार्वजनिक पदों पर व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति पाने का समान अधिकार दिया जाना चाहिए। नंबर 4, आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को यह अवसर दिया जाता है कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सरकार को शासन संबंधी शिकायतें दूर करने के लिए अथवा शासन को अधिकाधिक लोक कल्याणकारी बनाने के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। नंबर 5, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों को
अलग अलग राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ये राजनीतिक दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं, सरकार बनाते हैं तथा सरकार की आलोचना इत्यादि करते हैं। नंबर 6, विदेशों में सुरक्षा का अधिकार। संसार के समस्त नागरिक जिस समय विदेशों में जाते हैं उस समय उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्र अपने ऊपर लेता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रों के राजदूत द्वारा परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो आर्थिक अधिकार हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से अधिकार आपको प्राप्त हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। पहला है काम का अधिकार। प्रत्येक राज्य नागरिकों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार देता है, क्योंकि अच्छा जीवन यापन करने हेतु एवं प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार आवश्यक है। काम का अधिकार व्यक्ति को अपने एवं परिवार की भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, निवास स्थान, दवा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादियों की पूर्ति में सहायता देता है। नंबर 2, उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक सिर्फ कार्य ही नहीं मांगता, अपितु काम के बदले उचित पारिश्रमिक भी मांगता है। यदि उसे उचित पारिश्रमिक मिलेगा तो वह कार्य में अधिक रुचि लेगा, उससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। नंबर 3, विश्राम का अधिकार। वर्तमान में राज्य व्यक्ति को आराम करने का अधिकार भी देता है। मानव एक यंत्र नहीं है जिसका कि लगातार प्रयोग किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही राज्य काम करने का समय निश्चित करता है तथा अवकाश का भी प्रबंध करता है। नंबर 4, आर्थिक समानता का अधिकार, जिसका तात्पर्य है समाज में गंभीर आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था का संचालन सार्वजनिक हित में इस प्रकार से किया जाए कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का न्याय संगत वितरण हो सके। नंबर 5, संपत्ति का अधिकार। अरस्तु तथा लॉक इसे प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो संपत्ति के अधिकार का विरोध करते हैं। कार्ल मार्क्स ने संपत्ति को लूट के माल की संज्ञा दी है। इसी कारण समाजवादी राष्ट्र रूस, चीन इत्यादि संपत्ति के अधिकार के विरोधी हैं। नंबर 6, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में आर्थिक सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है। इस अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति को वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी, अपंगता इत्यादि की स्थिति में होने की दशा में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आज ऐसे अनेक राज्य हैं जो वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। कानूनी अधिकार का चौथा प्रकार है राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। राज्य तथा सरकार का गठन जन कल्याण के लिए हुआ है, अतः ऐसी सरकार जो इस उद्देश्य की पूर्ति करने में विफल रहती है या निरंकुश रूप से शासन करने लगती है, तो ऐसी सरकार को जन विद्रोह या क्रांति द्वारा सत्ता से हटाया जाना वैधानिक है। T.S. ग्रीन, लॉस्की तथा गांधी जी ने ऐसी क्रांति का समर्थन किया है। वर्तमान में प्रसिद्ध समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 21 जुलाई 1975 के लिखे पत्र में व्यक्त किया था। किसी लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार यदि भ्रष्ट हो जाए और कुशासन करती रहे तो उससे त्यागपत्र मांगने का अधिकार जनता के पास अवश्य होता है, और यदि कोई विधानमंडल जो ऐसी सरकार को समर्थन देता ही चला जाए तो उस विधानमंडल को भी हटाना होगा, ताकि जनता अपने अधिक श्रेष्ठ प्रतिनिधि को चुन सके। विद्रोह का नैतिक अधिकार। ग्रीन, लॉस्की, गांधी जी और जयप्रकाश नारायण के अनुसार राज्य के प्रति विद्रोह के नैतिक अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। पर 1, विद्रोह का अधिकार। विद्रोह केवल
नैतिक अधिकार पे ही किया जा सकता है। सिद्धांततः राज्य सार्वजनिक कल्याण की संस्था है और व्यवहार में उसका आचरण इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 2, विद्रोह का उद्देश्य। विद्रोह का आधार नैतिक है और इसका उद्देश्य भी नैतिक होना चाहिए। विद्रोह का उद्देश्य व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करना नहीं, अपितु सार्वजनिक हितों की रक्षा करना है। नंबर 3, विद्रोही नेतृत्व का चरित्र। राज्य के प्रति विद्रोह के अधिकार की प्रकृति नैतिक है और उसका उद्देश्य भी नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना है। अतः आवश्यक है कि विद्रोह की प्रेरणा देने वाला नेतृत्व उच्च कोटि का संयमी और विवेकशील हो, अन्यथा विद्रोह सफल होकर भी उद्देश्य की प्राप्ति में असमर्थ रहेगा। नंबर 4, विद्रोह का अंतिम अस्त्र के रूप में होना। जब अन्य सभी वैधानिक साधन असफल हो जाएं, तभी विद्रोह या क्रांति द्वारा सरकार को हटाया जाना चाहिए। बच्चों, धन्यवाद।